बर्ड फ्लू की आशंका के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग आया हरकत में। टास्क फोर्स के सदस्यों को आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला स्तर पर रखा गया तैयार। टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय प्राथमिकता क्रम का प्रदेश में हर हाल में रखा जाएगा ध्यान। टीकाकरण अभियान को लेकर किसी तरह का भ्रम या अराजकता फैलाने वालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से होगा शुरू। 2 चरणों के सत्र का पहला चरण 15 फरवरी तक, जबकि दूसरा चरण चलेगा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच सीरीज का तीसरा मुकाबला गुरुवार से सिडनी में खेला जाएगा। ओपनर मयंक अग्रवाल की जगह रोहित शर्मा की प्लेइंग 11 में हुई वापसी। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। बर्ड फ्लू की आशंका के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बर्ड फ्लू को लेकर उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग भी हरकत में आ गया है। विभाग ने बत्तख और पोल्ट्री फार्म में पक्षियों की संख्या और मुख्यालय से दूरी के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर टास्क फोर्स के सदस्यों को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। पोल्ट्री फार्म, दुकान, बाजार, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, जलाशय और पक्षियों को लेकर लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। पक्षियों के कोलाइकल स्वैब जांच के लिए बरेली लैब भेजने के लिए कहा गया है। यूपी पशुपालन विभाग की तरफ से कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किए गए हैं। केंद्रीय पशुपालन विभाग ने देश के 12 स्थानों पर पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि की है। राजस्थान के कोटा और झालावाड़ में कौओं में ये पाया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर, इंदौर और मालवा में भी कौओं में ही ये इन्फ्लुएंजा पाया गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में प्रवासी पक्षियों, केरल के कुटायम और अल्लपूजा में 4 स्थानों पर मुर्गियों और बत्तखों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि की गई है। भारत सरकार ने स्थिति पर नजर रखने और राज्य अधिकारियों द्वारा किए जा रहे निवारक और नियंत्रण उपायों की दैनिक आधार पर निगरानी के लिए दिल्ली में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। हिमाचल प्रदेश में अब तक प्रवासी पक्षियों की मौत का आंकड़ा 2700 को पार कर चुका है। मंगलवार को राज्य में 386 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। कांगड़ा जिला प्रशासन ने पौंग बांध से सटे जिले के 4 सब डिवीजनों में मछली, पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। देश भर में नया साल कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की खुशखबरी लेकर आया। 2 टीकों को मिली मंजूरी की दुनिया में सराहना हो रही है, लेकिन जो भी आशंकाएं देश में विभिन्न पक्षों द्वारा उठाई जा रही थीं, उन्हें लेकर मंगलवार को सरकार ने प्रेस वार्ता कर सारी स्थिति स्पष्ट कर दी। नियमों के तहत वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ही ये 2 वैक्सीनों को मंजूरी दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने भी मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। देश के लोग जिस कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, उसकी आपातकालीन मंजूरी मिल चुकी है और अब तैयारी हो रही है इसको लोगों तक पहुंचाने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सोमवार को कह चुके हैं कि जल्द ही देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जिस दिन आपातकाल मंजूरी मिली है, उसके 10 दिन के भीतर टीकाकरण शुरू हो सकता है। हमने ये कहा है कि जिस भी दिन वैक्सीन को ये एक्सेलरेटेड अप्रूवल मिलता है, जो कि 2 तारीख की SEC की बैठक में रिकमेंड किया गया और 3 तारीख को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसकी घोषणा की, उसके 10 दिन के भीतर हमारी तैयारी रोल आउट करने की है। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। सरकार का कहना है कि टीकाकरण के लिए पूरी तैयारी है और उसकी प्रक्रिया तैयार है। इस काम में कोविन ऐप की मदद ली जाएगी। हालांकि हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। इसमें सेशन एलोकेशन हो सकता है, आधार ऑथेंटिकेशन हो सकता है और इसमें यूनिक हेल्थ ID का क्रिएशन हो सकता है। AEFI की रिपोर्टिंग हो सकती है। 12 भाषाओं में ये आपके फोन पर SMS भेजने की सुविधा रखता है। QR कोड आधारित वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये जनरेट करेगा और आपको भेजेगा यदि आपने दोनों डोजेज लगवा ली हों। टू ट्रबल शूट देयर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज वी वुड हैव अ 24/7 हेल्पलाइन विच विल बी एड्रेसिंग दीज इश्यूज। इन एडिशन हमने एक
गौरतलब है कि 2 दिन पहले भारत सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। कोविशील्ड को बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने संयुक्त बयान जारी करके साथ मिलकर काम करने का संकल्प जताया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला और भारत बायोटेक के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा इला की ओर से जारी बयान में दोनों ने कोरोना वैक्सीन को बनाने, उसके उत्पादन और भारत और दुनिया भर में वितरण के लिए अपनी संयुक्त इच्छा जताई है। दोनों ही संस्थानों का मानना है कि इस वक्त भारत और दुनिया के लोगों की जान बचाना बड़ा लक्ष्य है। बयान में दोनों ने कहा है कि वैक्सीन पूरी दुनिया के स्वास्थ्य के लिए है और उनके पास लोगों की जान बचाने, अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द सामान्य हालात में लाने के काम को तेज करने की क्षमता है। अब जबकि भारत में कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है, तो सारा ध्यान इसके उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर है, ताकि जिन लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें उच्च गुणवत्ता की सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन मिल सके। हम दोनों कंपनियां इस काम में लगी हैं और हम आसानी से वैक्सीन के टीकाकरण को सुनिश्चित करने को देश और दुनिया के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं। हम दोनों कंपनियां कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के अपनी योजना के मुताबिक काम करते रहेंगे। दोनों कंपनियां एक दूसरे के कामों का सम्मान करती हैं और पिछले हफ्ते हुई संवाद में गड़बड़ी और गलतफहमी को पीछे छोड़ना चाहते हैं। हम देश के लोगों और देश के लिए वैक्सीन के महत्व के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। हम अपने कोविड-19 टीकों के लिए वैश्विक पहुंच प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। भारत बायोटेक की वैक्सीन को मिली मंजूरी पर उठे सवालों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नियमों के तहत और बीमारी की गंभीरता को देखते हुए आपात स्थिति में वैक्सीन इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। साथ ही चौथी वैक्सीन भी है जो फेज 3 ट्रायल में है, उसे डीएनए प्लेटफॉर्म पर विकसित किया जा रहा है, जो देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। In granting this permission and authorization, all scientific and statutory requirements have been met. Have no doubt that scientific criteria has been met and the regulatory norms have been followed. A fourth vaccine has now moved into phase 3 trial, and that is again India vaccine, as you know, on a very difficult and a new and a novel platform, the DNA platform. I think that's one news that you should all celebrate. उधर भारत की वैक्सीन की दुनिया भर में सराहना हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जिस समय में पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशें कर रही है, इस दौरान साइंटिफिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर खुशी महसूस होती है। इस बीच मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के 6 स्थानों पर कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। हर जिले के 6 स्थानों में से 3 शहरी और 3 स्थान ग्रामीण क्षेत्रों में ड्राई रन हुआ। पूर्वाभ्यास में यह देखा जा रहा है कि जब हम वास्तविक वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ करेंगे तो हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, उन सभी चीज़ों को आज पूर्वाभ्यास के माध्यम से देख करके और जो भी उसमें गैप्स पाए जाएंगे उन सब को एड्रेस कर लिया जाएगा। वहीं देश भर में स्कूल खोलने की तैयारी भी चल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ऐसे हालात में पहले टीचर्स और उनके परिवारों को वैक्सीन देनी होगी। जहां तक बच्चों की बात है, कोवैक्सीन के ट्रायल में 12 से 18 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया है। ट्रायल के नतीजे आने के बाद ही उस पर आगे कोई चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय प्राथमिकता क्रम का हर हाल में ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने टीकाकरण अभियान को लेकर किसी तरह का भ्रम या अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंगलवार को मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों सहित पुलिस के आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि टीकाकरण अभियान से जुड़े सभी स्थलों पर केवल अधिकृत व्यक्ति ही रहेंगे और सतत निगरानी के लिए नोडल अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे, जो टीकाकरण केंद्रों पर भ्रमण करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने जनता में जागरूकता के लिए मीडिया से इस महत्वपूर्ण अभियान में सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की। देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 99,97,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में रिकवरी रेट 96.36% हो गया है। मृत्यु दर की बात करें तो कोविड के कारण मृत्यु दर 1.45% है। सक्रिय मामलों की बात करें तो ये लगातार घटते जा रहे हैं और 6 महीने के बाद ये संख्या 2.5 लाख से भी कम हो गई है।
संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया है कि 29 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होगा और इसका पहला हिस्सा 15 फरवरी को पूरा होगा। इसमें प्रश्नकाल और शून्यकाल होगा। दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक हो गया। इसमें विभिन्न विभागों की मांगों, ग्रांट और जरूरी बिलों पर चर्चा होगी। 29th of January budget session will commence and first part of it will conclude on 15th of February, and in the first half normally budget and president address will be there, and on discussion on president address and discussion on budget, and if there are any emergency bill or ordinance, that also we will prefer to take, and whatever the other issues, if at all, as it is normally in the first phase, in President's thanks-going motion to the President and the budget, anything can be discussed. And other than that, whatever necessary bills are there, government would like to take. एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड, इस सोच को साकार करने के लिए देश में काफी काम हो रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कहने को यह सिर्फ एक पाइपलाइन है, लेकिन दोनों राज्यों के विकास को गति देने और लाखों लोगों का जीवन आसान बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया तो देश ने एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया। 450 किलोमीटर लंबे इस पाइपलाइन का निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है और इसकी परिवहन क्षमता 12 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। ये पाइपलाइन केरल के कोच्चि स्थित एलएनजी के पुनर्गैसीकरण टर्मिनल से एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले होते हुए मंगलुरु तक प्राकृतिक गैस ले जाएगी। पीएम ने कहा कि ये पाइपलाइन इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि विकास को प्राथमिकता देते हुए सभी मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। ये प्रोजेक्ट से जुड़े लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग के लिहाज से इसे पूरा करना कितना मुश्किल था। प्रोजेक्ट में कई दिक्कतें भी आई, लेकिन हमारे श्रमिकों, हमारे इंजीनियरों, हमारे किसानों और राज्य सरकारों के सहयोग से ये पाइपलाइन पूरी हुई। कहने को ये सिर्फ एक पाइपलाइन है, लेकिन दोनों राज्यों के विकास को गति देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। पीएम ने पाइपलाइन के फायदे गिनाते हुए कहा कि ये पाइपलाइन दोनों राज्यों में लाखों लोगों का जीवन आसान बनाएगी। ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों के गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमियों का खर्च कम करेगी। साथ ही ये अनेक शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक माध्यम बनेगी। पाइपलाइन अनेक शहरों में सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विकसित करने का आधार बनेगी। पाइपलाइन मंगलुरु केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट को ऊर्जा देगी और कम खर्च में खाद बनाने में मदद करेगी। किसान को मदद करेगी। इससे मंगलुरु रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल को स्वच्छ ईंधन मिलेगा। पाइपलाइन दोनों ही राज्यों में प्रदूषण कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। प्रदूषण कम होने का सीधा असर पर्यावरण पर पड़ेगा। पर्यावरण बेहतर होने से लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी और बीमारी पर होने वाला उनका खर्च भी कम होगा। जब प्रदूषण कम होगा तो पर्यटन भी बढ़ेगा। पाइपलाइन के शुरू होने के बाद रोजगार और स्वरोजगार तेजी से विकसित होगा। इस पाइपलाइन का एक और बड़ा लाभ पूरे देश को होगा। जब ये पाइपलाइन पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगी तो देश की हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा खर्च, ये खर्च बच जाएगा। भारत COP21 के लक्ष्यों को लेकर जिस गंभीरता से काम कर रहा है, ये प्रयास हमें उसमें भी मदद करेंगे। पीएम ने कहा कि सरकार सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन पर बहुत तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे देश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था पर सरकार तेजी से काम कर रही है और इसके लिए गैस और तेल क्षेत्र में बहुत सुधार किए गए हैं।
We plan to achieve one nation, one gas grid. We also want to shift to gas-based economy. The use of natural gas has several environmental benefits. The government is taking policy initiative to increase the share of natural gas in India's energy basket from 6% to 15%. Crores of rupees would be invested in the oil and gas sector in this decade itself. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अभी से तैयारी कर रही है। हर देशवासी को पर्याप्त, सस्ता, प्रदूषण रहित ईंधन मिले, बिजली मिले, इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। पीएम ने कहा कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में ब्लू इकोनॉमी के विकास के लिए एक व्यापक योजना पर काम हो रहा है, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा स्रोत बनने वाला है। पीएम ने कहा कि समुद्री किनारे पर बसी एक बड़ी आबादी किसानों और मछुआरे की है, इसलिए पूरे तटीय इकोसिस्टम की सुरक्षा और समृद्धि बहुत जरूरी है। बीते सालों में इसके लिए अनेक सार्थक कदम भी उठाए गए हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने बलिया में एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 3 भागों में विभाजित करने जा रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा 27% के आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा में सरकार जल्द ही बांटने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 27% पदों में से 67.5% आरक्षण का लाभ एक जाति विशेष को ही मिला था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कौशाम्बी जिला जेल में बनाई गई रोटी आजकल चर्चा का विषय है। यहां पर खास विधि से एक रोटी बनाई जाती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कहा जाता है जेल की रोटी सबसे खराब होती है। आंदोलनों में भी नारा लगता है कि जेल की रोटी खाएंगे, लेकिन प्रदेश की एक ऐसी जेल है जहां कैदी ही नहीं बल्कि अधिकारी और कर्मचारी भी जेल की रोटी खाना चाहते हैं। कौशाम्बी जिले की यह जेल है, जहां जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद कैदियों के लिए विशेष प्रकार की रोटी तैयार करवाते हैं और यही कारण है कि कैदी भी इसे बड़े चाव से खाते हैं। हमारे यहाँ जो रोटियां बनाने के लिए जो गेहूं आता है वो बहुत उच्च क्वालिटी का हम गेहूं लाते हैं, मंगाते हैं। इसको साफ सफाई के बाद यहीं आटा पीसा जाता है और ये जो रोटी आप देख रहे हैं जो भट्टी पर सेकी जा रही है, इस भट्टी को यहीं कारागार में बंदियों द्वारा ही बनाया गया है। इस पर जो जाली थी, पहले जो लोहे की जाली हुआ करती थी जिस पर रोटियां अक्सर करके जल जाती थी, काली हो जाती थी, उसको हटा दिया गया है और एक लोहे की बड़ी बड़ी जाली बना करके सरियाओं के माध्यम से उसके ऊपर रेड ब्रिक के ये टुकड़े रखे हुए हैं, क्योंकि नीचे से गैस की लौ आने पर हीट हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, उससे रोटी अच्छे से सिकती है। और ये दूसरी तरफ आप जो तवा देख रहे हैं, तवे पर नमक और पानी के घोल का एक लेप किया जाता है, जिससे इसके ऊपर आयोडीन की लेयर बन जाती है, जिससे एक तरीके से तवा हमारा आयोडाइज तवे की तरह काम करता है, जिससे इस पर रोटियां पकाई जाती हैं और जलती नहीं है, अच्छे से सिकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं सारी रोटियां अच्छे से फूल रही हैं और बन रही हैं। इन्हीं को बंदियों को वितरित किया जाता है, अच्छे से बनाया जाता है। इससे पहले भी जेल अधीक्षक ने काऊ कोट बना करके प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में स्थान बनाया था। अपने अभिनव प्रयोगों से वीएस मुकुंद जेल की श्रम शक्ति और सकारात्मकता को बनाए रखते हैं। आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लखनऊ। भारत की अपनी परंपराएं जीवित हैं। इसकी झलक खिलौनों के क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। इस उद्योग को लोकल से ग्लोबल पर आधारित सिद्धांत के जरिए भारत के आत्मनिर्भर स्वप्न को साकार करने में अहम भूमिका हो सकती है। अगर आज के दौर की मांग के साथ उसे जोड़ा जाए तो उसे देखते हुए दिल्ली में मंगलवार को टॉय कैथॉन 2021 लॉन्च किया गया। इसके तहत 2 कैटेगरी ऑनलाइन और वास्तविक खिलौनों के लिए कंसेप्ट मांगे गए हैं। इसके लिए समय सीमा 20 जनवरी तक की है। चयनित प्रतिभागियों को 50 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। खिलौना उद्योग एक ऐसा सेक्टर है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। घरेलू उद्योग के साथ साथ दुनिया भर में खिलौने और गेमिंग का बड़ा बाजार मौजूद है। देश में खिलौनों की मांग का महज 20% ही स्थानीय स्तर पर पूरा हो पाता है। ऐसे समय में जब मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, खिलौना उद्योग को भी स्वावलंबी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में अहम कदम के तहत दिल्ली में मंगलवार को टॉय कैथॉन 2021 लॉन्च किया गया।
इसके तहत 2 कैटेगरी ऑनलाइन और वास्तविक खिलौने के लिए कॉन्सेप्ट मांगे गए हैं। इसके तहत थीम बेस्ड खिलौनों को बढ़ावा देने के साथ ही 3 स्तर पर नए सुझावों को आगे बढ़ावा दिया जाएगा। प्रतिभागी अपने नव विचारों को 20 जनवरी तक सामने रख सकते हैं। चयनित प्रतिभागियों को 50 लाख रुपए तक पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। I welcome this initiative of 6 agencies, departments of Government of India for the launch of the Toy-Kathon. For the first time in the history of our country, we shall see participation of school students along with students from higher educational institutions with regards to needs of the MSME industry in our country, needs that stem from innovation, needs that stem from new design concepts, needs that complement the cultural ethos in which the Indian toy industry hopes to be steeped in. देश के इतिहास में पहली बार खिलौना बनाने की प्रक्रिया में नए विचारों और कॉन्सेप्ट में उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साथ स्कूल के बच्चों को भी शामिल किया गया है। उद्देश्य है कि 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत में स्वदेशी खिलौना उद्योग की भी अहम भागीदारी रहे। ज्ञान और ज्ञान के साथ किस तरीके से उन खिलौनों के माध्यम से हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं, लाखों लोग उससे जुड़ सकते हैं। वो स्थान स्थान पर अभी मैं देख रहा हूं कि विभिन्न प्रदेशों में ऐसी चीजें हैं जिसको यदि हम पूरे देश के अंदर लेकर के जाएंगे तो लोगों को गर्व भी महसूस होगा, देश के बारे में भी जानेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत के से भी जुड़ेंगे। तो इसलिए आज का जो हैकाथॉन है, ये हैकाथॉन कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि जो देश के प्रधानमंत्री जी का मन है कि ये पूरी दुनिया में हम जो ये 7 लाख करोड़ का जो मार्केट है पूरी दुनिया का, और भारत के अंदर प्रतिभा भी है और जुनून भी है और संकल्प भी है और परिस्थितियां भी इस समय हैं। गौरतलब है कि देश भर में उच्च गुणवत्ता वाले खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर भी विकसित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही गुजरात में गांधीनगर में चिल्ड्रन विश्वविद्यालय बनाई जा रही है। मोदी सरकार दरअसल खिलौना उद्योग को न केवल दुनिया के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाना चाहती है, बल्कि भारतीय संस्कृति के लिहाज से खिलौनों के निर्माण के साथ स्थानीय कारीगरों को रोजगार भी मुहैया कराया जा सकेगा। नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी देते हुए परियोजना के निर्माण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। सरकार ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। मंगलवार को शीर्ष न्यायालय ने सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर मुहर लगा दिया। इससे नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। सेंट्रल दिल्ली को नई शक्ल देने वाले इस प्रोजेक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें लुटियन जोन में निर्माण का विरोध करते हुए कई तरह के नियमों के उल्लंघन के आरोप भी लगाए गए थे। सरकार ने बहुमत से फैसला सुनाते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। We had full faith in the wisdom of the Honorable Supreme Court, and we were, fully satisfied that the court heard the matter at length. All the pleadings were completed. पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा परियोजना की आधारशिला रख सकती है, लेकिन कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकती। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। सरकार ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है। Gives us the clearance to move ahead with this project. The Honorable Supreme Court has made some suggestions and we will comply with all of them. My position on this all along has been that we will go strictly according to the rule book. I think there is a bit of confused thinking and selective amnesia. Many of the people who are questioning the project now, you use the word allegation, not an allegation. I think they're speaking out of turn. They were demanding a new parliament when they were in power. सरकार के इस महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का सितंबर 2019 में ऐलान किया गया था। इसमें नया संसद भवन भी शामिल है, जिसका निर्माण अगस्त 2022 तक किया जाना है, जब भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। संसद भवन की नई इमारत आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच का दर्पण होगी। नई लोकसभा मौजूदा आकार से 3 गुना बड़ी होगी और राज्यसभा के आकार में भी वृद्धि की गई है। संयुक्त अधिवेशन में 1200 से अधिक सांसदों के बैठने की क्षमता होगी। नए संसद भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट से प्रभावित होकर लाला शारदा प्रसाद शकुंतला देवी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा छावनी स्थित गांधी बाग में ओपन जिम और बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण करवाया गया। इसका शुभारंभ सांसद राजेंद्र अग्रवाल, ब्रिगेडियर अर्जुन सिंह राठौर और छावनी परिषद के उपाध्यक्ष विपिन सोढ़ी ने किया। कार्यक्रम में सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 जैसी महामारी में फिट इंडिया मूवमेंट का महत्व और बढ़ जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही स्वयं के उदाहरण देते हुए अत्यंत संवेदनशील भी है, अत्यंत सक्रिय भी हैं वो, और खुद वो अपने वीडियो व्यायाम करते हुए डालते हैं इसलिए कि लोग देखें, समझे, प्रेरणा प्राप्त करें। और आज के माहौल में जबकि कोरोना से पूरा विश्व ग्रस्त है, 1 साल लगभग हो रहा है, ये फिट इंडिया मूवमेंट का अर्थ समझ में आता है कि कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुल मिलाकर के इम्यूनिटी का अर्थ ही अपनी फिटनेस से है। और इस ओपन जिम का उपयोग करें, फिट रहें लोग, बैडमिंटन खेलें, लेकिन कुल मिलाकर के शरीर का फिट रहे, यही ऐसे सारे कार्य का उद्देश्य है। धीरे जी हर चीज़ की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री का आह्वान था कि फिट इंडिया के लिए वो करें। अब चूंकि वो शौचालय वगैरह का काम पूरा हो चुका है तो अब मैंने इस तरफ ध्यान दिया है। देखिए कितना होता है, ये पहला प्रोजेक्ट है मेरा। आपने बिल्कुल सही वाकई से इस बात को जोड़ा है, और मेरे हिसाब से जिस तरह का इन्होंने जो सौगात और जो गिफ्ट मेरठ कैंट के लिए और मेरठ कैंट के निवासियों के लिए दी है, न सिर्फ प्रशंसा के एक्चुअली हकदार हैं, पर धन्यवाद के भी हैं कि ये सिर्फ ऐसी सौगात और ऐसी उपहार है जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। और अब क्रिकेट के बारे में खबर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला गुरुवार से सिडनी के मैदान पर खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए ओपनर मयंक अग्रवाल की जगह पर 1 साल बाद रोहित शर्मा की प्लेइंग 11 में वापसी हुई है। वहीं उमेश यादव के चोटिल होने के चलते नवदीप सैनी को टीम में जगह मिली है। नवदीप सैनी इस मैच से अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं। 4 टेस्ट मैच की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। सीरीज का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था, जबकि मेलबर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज कर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया था। मशहूर संगीतकार AR रहमान का और अब इस बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बर्ड फ्लू की आशंका के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग आया हरकत में। टास्क फोर्स के सदस्यों को आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला स्तर पर रखा गया तैयार। टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय प्राथमिकता क्रम का प्रदेश में हर हाल में रखा जाएगा ध्यान। टीकाकरण अभियान को लेकर किसी तरह का भ्रम या अराजकता फैलाने वालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से होगा शुरू। 2 चरणों के सत्र का पहला चरण 15 फरवरी तक, जबकि दूसरा चरण चलेगा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच की सीरीज का तीसरा मुकाबला गुरुवार से सिडनी में खेला जाएगा। ओपनर मयंक अग्रवाल की जगह रोहित शर्मा की प्लेइंग 11 में हुई वापसी। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त हुआ। दूरदर्शन देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।